पेरू में राष्ट्रपति के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रपति के खिलाफ जेनजी का विरोध देखने को मिला है। राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे का विरोध किया गया है। सेंट मार्टिन स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों और सामाजिक संगठनों का विरोध हो रहा है। भ्रष्टाचार पेंशन नीति के विरुद्ध ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो पेरू में देखिए जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। अब देखिए जेनजी जो है नेपाल के बाद पेरू में इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक होता चला जा रहा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन चल रहा है पेरू में। और जेनजी प्रदर्शनकारी और पुलिस में जबरदस्त भिड़ंत भी हो गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फायरिंग की गई। पुलिस ने जेनजी पर दागे आंसू गैस के गोले भी। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे पुलिस की फायरिंग सामने आई है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर जमा थे। जेनजी यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई है। आप देख रहे हैं सेंट मार्टिन स्क्वायर पर जेनजी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आगजनी की गई है, पत्थरबाजी की गई है। ये हिंसक विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं आप। पुलिस कैसे खदेड़ रही है। पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं जेनजी की। आंसू गैस के गोले दागे, फायरिंग भी की गई है पुलिस की ओर से। और राजधानी पेरू की राजधानी लीमा में जेनजी ने आगजनी तक कर दी है। ऐतिहासिक सेंट मार्टिन स्क्वायर पर भारी बवाल मचा हुआ है। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी कर दी है। देखिए हालात बहुत खराब हो गए पेरू की सड़कों पर। जिस तरह प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, झंडे लहरा रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। बीचों बीच आप देख रहे हैं सड़कों की कैसे आगजनी हो रही है। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पेरू की सड़कों पर जेनजी, पेरिस में आक्रोश की आग और नेपाल में देखिए, नेपाल में एक तरफ तस्वीरें कुछ ऐसे ही सामने आई थी जब तख्ता पलट हुआ था जेनजी के आंदोलन के बाद। पेरू से पहले पेरिस और नेपाल से भी ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं। नेपाल में सरकार तक बदल गई इसी आंदोलन की वजह से। खबर ऐसी जो आपके काम की है। H1 वीजा धारकों के लिए यह खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि अब 88 लाख का झटका इनको लग जाएगा। H1 वीजा के नए नियम आज से लागू कर दिए गए हैं। H1 वीजा को लेकर व्हाइट हाउस ने बयान भी दिया है। सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर लागू होंगे नए नियम, ये कहना है व्हाइट हाउस का। सिर्फ नए आवेदकों को देने होंगे 88 लाख रुपए। मौजूदा वीजा धारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके पास ऑलरेडी है, लेकिन जो अब नए एप्लीकेंट्स होंगे, न्यू एप्लीकेंट्स होंगे, उनके लिए राशि बढ़ गई है। तो H1B वीजा पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये नया फैसला एक बार फिर से ट्रंप विवादों में है और खास करके भारत में है। आपको बता दें सिर्फ नए आवेदनों पर जो फीस बढ़ी है वो लागू होगी। पुराने वीजा पर नियम का असर नहीं होगा। 2025 के लॉटरी चक्र पर भी नियम लागू नहीं है। तो आपको बता रहे हैं जो नए आवेदन है उन पर फीस लागू नहीं उन पर लागू होगी। पुराने वीजा पर नियम का असर नहीं होगा। 2025 के लॉटरी चक्र पर नियम लागू नहीं होगा। मौजूदा धारकों और रिन्यू कराने वालों पर असर नहीं होगा। H1B वीजा फीस विवाद को आपको समझाते हैं। अमेरिका से हर साल 85,000 H1B वीजा जारी होते हैं। लाभ उठाने वालों में 71% भारतीय है। अभी 3,20,000 भारतीय इस वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। नए नियम में $1 लाख या 88 लाख रुपए फीस देनी होगी। अब तक 4 से 5 लाख तक शुल्क देना पड़ता था। अमेरिका में वीजा फीस नौकरी देने वाली कंपनियां देती हैं।
ज्यादा फीस हो जाने की वजह से कंपनियों पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। और नए नियमों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। तो अब आपको बताते हैं H1B वीजा है क्या और इस पर ट्रंप सख्त क्यों है। H1B वीजा क्या है? ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। अमेरिकी कंपनियां इसे जारी करती हैं। स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं जारी किया जाता है इनके लिए। अमेरिकी कंपनियों में काम करने के लिए ज़रूरी होता है। कोई भी विदेशी नागरिक आवेदन कर सकता है और आवेदन के लिए ऑफर लेटर ज़रूरी होता है। IT प्रोफेशनल्स को सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा होता भी है। H1B सख्ती यहाँ पे क्यों बढ़ती जा रही है? सवाल ये है, अमेरिका में बढ़ती बेरोज़गारी बहुत चिंता है। बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक अमेरिका आते हैं काम करने के लिए, US पहुँचते हैं और अमेरिकी कर्मचारियों को इग्नोर कर दिया जाता है या दरकिनार कर दिया जाता है। इसीलिए ही अमेरिका में ये दबाव बढ़ रहा है। जो अमेरिकी हैं, जो अमेरिकन्स हैं, उनको ज़्यादा नौकरी देने के लिए ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये सख्ती बढ़ती जा रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बिहार की राजनीति की बात करते हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक हैं, सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर है, वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य, उनकी बहन, तेजस्वी यादव के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। नाराजगी का आलम तो ये हो गया कि चुनाव से तुरंत पहले ही वो सिंगापुर चली गई हैं और परिवार के तमाम लोगों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया है। वहीं एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देने पर बीजेपी गुस्से में है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह जैसे तमाम नेताओं ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर हमला बोला है। तो जेडीयू ने भी बार बार प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान को विपक्ष के ताबूत में आखिरी कील करार दिया है। तो आपको बता दें कि लालू यादव की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य ने एक्स अकाउंट से तेजस्वी यादव को, अपने भाई को ही अनफॉलो कर दिया है। ये घटना बड़ी है बहुत ज्यादा। लालू समेत परिवार के सभी लोगों को अनफॉलो किया गया है। अब सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करती हैं रोहिणी आचार्य। नाराजगी के बाद सिंगापुर वापस लौटी हैं रोहिणी आचार्य। पहले एक्स अकाउंट पर नाराजगी जाहिर की थी और अब अनफॉलो कर दिया गया है। तो आपको बताते हैं रोहिणी की नाराजगी की जो 4 तस्वीरें हैं, अब आपको हम वो दिखाने जा रहे हैं। देखिए, बिग वॉल के जरिए आपको हम दिखाते हैं ये 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर से देखिए शुरू करते हैं। संजय यादव केंद्र में है चर्चा के। रोहिणी ने सवाल उठाए, तेजस्वी की सीट पर संजय यादव बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि पहला हक तो तेजस्वी का है या फिर लालू यादव का है। ये रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया था और रीपोस्ट किया था, आलोक कुमार के पोस्ट को रीपोस्ट किया था। फिर रोहिणी आचार्य जो हैं उन्होंने लिखा, पद की लालसा मुझे नहीं है और मेरा आत्मसम्मान है, मेरे ऐसी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी नहीं है। ये लिखा रोहिणी आचार्य ने एक्स पर। और आपको ये भी बता दें कि रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी पिता लालू यादव को दी है और ये तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की थी कि जो उन्होंने किडनी दी थी, उनको डोनेट की थी। और ये कहा था, लिखा था खुददारी, किडनी देने की तस्वीर जो पोस्ट की थी और लिखा था कि खुददारी लहू में बहती है। ये रोहिणी आचार्य बेटी का पोस्ट था। और फिर अब अनफॉलो कर दिया है, ये अपने परिवार के सदस्यों को ही अनफॉलो कर दिया है। ये सबसे ज़्यादा चौंकाता है। सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करती हैं, बाकी को अनफॉलो कर दिया है। तो ये सबसे चौंका देने वाली बात है जो रोहिणी आचार्य ने रिएक्ट किया है। अब रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप का फिर बड़ा बयान आ गया है, भाई का बड़ा बयान आया है। रोहिणी ने जो काम किया शायद ही कोई बेटी करे, तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया है। रोहिणी का काम सभी महिलाओं के लिए पूजनीय है, ये तेज प्रताप ने कहा है। कि दूसरा कौन है वो, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है RSS माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जयचंदो का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचना आपको है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए
और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और आकाश हमें ज्वाइन करें। आकाश वत्स, उनके पास चलते हैं। आकाश, परिवार में जब दो फाड़ हो जाए तो ये लड़ाई और ज्यादा खुलकर सामने आ जाती है। ये सेम एपिसोड रिपीट हो रहा है। जब तेज प्रताप यादव के साथ कुछ ऐसा हुआ था, उन्होंने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया, तस्वीर पोस्ट की, फिर उसके बाद बहुत बवाल मचा, परिवार से हटाया गया और फिर उसके बाद ये खेमा बट गया। अब भी यही सिनेरियो, यही सिचुएशन आ रही है लालू यादव परिवार में। लेकिन लालू यादव की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, या आरजेडी के जो प्रमुख हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? सीधे सीधे अनफॉलो करना ये बताता है कि लड़ाई बड़ी है। निश्चित तौर पर यह नाराजगी है। ये पिता से लेकर भाई से और परिवार के तमाम लोगों से, पार्टी के नेताओं से ये नाराज़गी है रोहिणी आचार्य का, और वो जिस बात को लेकर नाराज़ हैं वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पूरा खेल आप अगर देखेंगे तो शेयर, रीशेयर, ट्वीट, रीट्वीट और फिर अकाउंट को प्राइवेट करना, अकाउंट को पब्लिक करना, इसी के बीच में ये सब कुछ हुआ है। जब एक फेसबुक पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने रीशेयर किया, उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ और धीरे धीरे ये सब कुछ बढ़ता चला गया। आज की तारीख में परिवार के तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं है, खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की जा रही है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर लौट गई हैं। तेज प्रताप यादव भले ही खुलकर सामने आए, उन्होंने कहा कि अपमान नहीं सहा जाएगा, सुदर्शन चक्र चलेगा। ये सब कुछ ये बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले दिनों में, जैसे जैसे समय बीतेगा, आने वाले दिनों में ये सारी बातें खुलकर आएगी। रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर जो कुछ भी लिखा, उसके बाद ट्विटर पर उन्होंने अपने परिवार, पार्टी के नेता, पार्टी से जुड़े हुए जितने भी एक्स हैंडल थे, सबको अनफॉलो कर दिया है। सिर्फ 3 लोगों को वो फॉलो कर रही हैं, जिसमें एक उनके पति का एक्स अकाउंट है, एक अकाउंट सिंगापुर बेस्ड अंग्रेजी अखबार का है और एक राहत इंदौरी के नाम से बना हुआ एक्स अकाउंट है जिसको वो फॉलो करती हैं। इसके अलावा उन्होंने सबको अनफॉलो कर दिया और अनफॉलो करने के बाद उन्होंने उस आकाश में रोक रही हूं, माफ कीजिए आपको, यही बात खटक रही है और यही जो देखने वाले हैं उनको समझ में नहीं आ रही है कि रोहिणी आचार्य ऐसा कर क्यों रही हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से उन्होंने इनकार कर दिया तो क्यों ये कदम उठाया जा रहा है? परिवार में खटपट है। शुक्रिया आकाश आपका जानकारी देने के लिए। और बिहार में फिर गाली पर भी सियासत गर्म हो गई है। वैशाली में तेजस्वी की सभा में प्रधानमंत्री को गाली देने का आरोप लगा है। बीजेपी ने वीडियो बाकायदा जारी करके ये आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली दी गई, बीजेपी ने आरोप लगाया। मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे और तब गाली दी गई। कुछ नहीं कहा तेजस्वी यादव ने, ये सवाल पूछा है बीजेपी ने। और प्रधानमंत्री को गाली देने पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को घेर लिया है। बिहार को कलंकित किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से कहा गया है तेजस्वी के इशारे पर गाली दी गई, कंस की तरह तेजस्वी का नाश होगा, बीजेपी ने कहा है। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मां को पहले दरभंगा में गाली देने का काम पूरे महागठबंधन के लोगों ने किया और इस बार तो हद पार कर गया कि तेजस्वी यादव जी, लालू जी का परिवार मंच पे खड़ा हो और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिए रहा। इसलिए बिहार कलंकित हो रहा है। बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं और लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी भी देता हूं कि इस तरह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए लालू जी और उनके परिवार को। कांग्रेस पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए।
सम्राट चौधरी को आपने सुना। और आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने बीजेपी पर तेजस्वी यादव की सभा का वीडियो एडिट करके जारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की लाचारी देख करके हंसी भी आती है कि एडिट वीडियो का सहारा ले रही है। चाहती है कि मुद्दे की राजनीति बिहार में न चले, पर ये भूल जाती है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार के मुद्दों के सवाल पर जो अपना स्टैंड रखा है, 1 इंच भी हम आपको घसकने नहीं देंगे। गाली की संस्कृति आपके यहाँ है। एक गाली का डिक्शनरी है जो भाजपा का अध्यक्ष है, एक उप मुख्यमंत्री है जो कहते हैं कि हम गाली देकर नेता बने हैं। और अब आपको सुनाते हैं कि बिहार में कैसे वार पलटवार राजनीति शुरू हो गई है। कोई भी किसी के मां को गाली दे, बहनों का अपमान करे, इसका हम समर्थक नहीं है। मैं क्लियरली बोल रहा हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो एक महत्वपूर्ण पद है, गौरवान्य पद है, तो इसके लिए तो मैं समर्थक नहीं हूं। लेकिन जो भी ऐसा अगर कर रहा है तो कानून चुप क्यों है? कानून ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। गलत जो आरोप लगा रहे हैं इसके ऊपर में भी कार्रवाई होना चाहिए। आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को गाली देकर ये लोग अनर्थ कर रहे हैं। तेजस्वी कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। वोटों की बांध से जल्द ही तुम्हारा बिहार की जनता सत्यानाश करेगी। जो लोगों का बोझ उठाते हैं, क्या वो अपने परिवार और अपनी जिंदगी का बोझ सही तरीके से उठा पा रहे हैं? जिनको हम लाल कपड़ों में देखते हैं, क्या उनकी जिंदगी में खुशियों का सिग्नल ग्रीन है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं बात करने आया हूं उनकी जिनको हम सब देखते तो हैं लेकिन जानते उनके बारे में बहुत कम है। जी हाँ, रेलवे स्टेशन पर खड़े रहने वाले ये कुली जो किसी गाड़ी के आने पर या किसी पैसेंजर के आने पर दौड़ के उसके पास जाते हैं और उसके कहते हैं कि क्या मैं आपका सामान प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकता हूं। क्या इन कुलियों को समय के साथ वो चीज़ें मिली हैं जिनके ये हकदार हैं? क्या इनका जीवन सही तरीके से चल रहा है? क्या समय के साथ जिस तरह से नए नए तरह के ट्रॉलीज आ गई है, नए नए तरह के बैग्स आ गए हैं, क्या इनका काम धंधा उससे प्रभावित हुआ है? आखिर क्या चल रहा है इनके जीवन में? एक अनदेखा सा संसार है जिसके अंदर जाने की आज कोशिश करेंगे। आइए देखिए मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कुलियों का पेशा एक ऐसा पेशा है जिससे हम सब रूबरू होते हैं। कई सारी बॉलीवुड फिल्में इनके ऊपर बन चुकी हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से लेकर गोविंदा तक ने कुली का रोल निभाया है। लेकिन असल में ग्राउंड पर कुली क्या अपने आप को हीरो समझता है? क्या उसकी ज़िंदगी एक हीरो के जैसे बीत रही है? क्या समय के साथ जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, क्या ये कुली भी आगे बढ़ रहे हैं? आइए इनसे बात करते हैं। मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ और मेरे साथ देख सकते हैं कई सारे कुली भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल लाल ड्रेस में, जिससे आप उनकी पहचान करते हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भी आपका? उदय मीना। उदय भाई, कितने दिन से आप कुली का काम करते हैं? मेरे को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान। तो राजस्थान से यहाँ आए कुली का काम कर रहे हैं। तो कैसा चल रहा है काम? अब काम तो हल्का ही है, 100-200 रुपये होते हैं बस रोज के। 1500 कुली नई दिल्ली पे स्टेशन पर 1500 कुली काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हल्का ही काम होता है। इस टाइम तो बिल्कुल हल्का चल रहा है। रेलवे की तरफ से कुछ मदद है? कोई मदद नहीं है रेलवे की तरफ से, ये पास वगैरह मिलता है बस। किस चीज़ का पास? आने जाने का। आने जाने का पास? स्लीपर क्लास का पास मिलता है बस। अच्छा, तो नहीं, मेरा आप लोगों से बात, भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुष्पिंदर है सर। हम आप लोगों से बात करने का मकसद यही है कि ये जाने कि कुली जैसे समय के साथ देखिए, अब पहले पेट्रोल गाड़ी थी, फिर सीएनजी गाड़ी आई, फिर अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आई। कुली के जीवन में ऐसी कुछ बरकत है? कोई बरकत नहीं है, वैसा का वैसा ही है। कुली तो बड़ी मुश्किल से बच्चों की फीस जमा करा पाते हैं, बड़ी मुश्किल से खुद का खर्चा चलता है। लोग बाग ज़्यादा एक्टिव हो गए ना, अब कुली भी कम करते हैं। ट्रॉली बैग चल गए, पहिए वाले वो ले जाते हैं, बैटरी कार चल गए, एक्सीलेटर चल गए। कुली का धंधा बचा कहाँ है बताओ? तो मतलब ये जो डेवलपमेंट हुआ इसने आपकी कमाई मार दी? ये तो साफ है, दिख रहा है सबको कि ट्रॉली बैग जो चले हुए हैं, एक्सीलेटर लग गए अब हर जगह। लोग बाग इतना सामान लेके चलते नहीं है,
रेट का भी पैसेंजर पैसा नहीं देता है। भाई जो वेटिंग चार्ज है हमारा उस हिसाब से पैसेंजर पैसा ही नहीं देता है। ये रेट लिस्ट है कुलियों की, जिसमें इसमें लिखा हुआ है ढुलाई प्रभार 40 किलो तक के प्रति फेरा अवधि 20 मिनट 140 रुपये, और उसके बाद प्रतीक्षा शुल्क है 20 मिनट के पश्चात प्रत्येक आधे घंटे या उसका भाग 140 रुपये। यानी 20 मिनट तक अगर 40 किलो तक का बोझ है तो आपको 140 रुपये मिलेंगे, और उससे ऊपर हो गए तो आपको 140 और मिलेंगे। वो बढ़ा के देना बड़ा अच्छा। वेटिंग चार्ज होता है ना, वेटिंग चार्ज 20 मिनट के बाद दोगुना हो जाता है ना। दोगुना हो जाता है? हाँ जी। तो मिलता है? कोई नहीं देता है। आप बोलते हो तो क्या बोलते हैं लोग? वो ही बोलते हैं रेट के पैसे दे दी तुम्हारे 140 रुपये। वेटिंग चार्ज किसका है? इसमें तो ये भी है कि रोगी को ले जाएंगे व्हीलचेयर पे तो कितना मिलेगा? 180 रुपये। रोगी यात्री को ले जाने के लिए स्ट्रेचर यूज़ करेंगे तो कितना मिलेगा? 270 रुपये। 270 रुपये। तो ये सब आप लोगों का हर साल रेट लिस्ट आती है या एक ज़माने से चली आ रही है? नहीं तो हर साल तो नहीं बदलती है। 8-10 साल में चेंज होता है। 8-10 साल में चेंज होता है। तो अभी आखिरी बार कब चेंज हुआ? अभी हुआ, राहुल गांधी ने किया था। हाँ जी, हाँ जी। राहुल गांधी कैसे करेंगे? वो आनंद भी उसी ने किया था 140 रुपये की रेट में, पहले 80 रुपये की रेट थी। अच्छा, राहुल गांधी जब आनंद विहार कुलियों से मिलने आए थे उन्होंने ये बात को उठाया था, उसके बाद चेंज हुआ है। हाँ जी। हाँ भैया, ऐसा है? हाँ जी। सपना कुली बनने का ही था? ऐसा कोई सपना नहीं था सर, लेकिन करना तो पड़ेगा, मजबूरी में तो करना पड़ेगा। मतलब सपना मुझे नहीं लगता देश में किसी का भी सपना होगा कि मुझे बड़े होकर कुली बनना है। ऐसा तो कुछ नहीं था कि तब पहले छोटे थे तो ऐसा कोई सपना नहीं था कि भाई कुली का ही काम करना पड़ेगा, लेकिन अब मजबूरी में करना तो पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई क्या रही? पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर ली, कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ आ गए। पढ़ाई लिखाई नहीं हुई कुछ? कितना पढ़े हो आप? ITI कर रखी। यार ITI कर रखा है और कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई हुई लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद कुछ नहीं हुआ। हाँ, पढ़ाई लिखाई के बाद ही कुछ नहीं हुआ। पढ़ाई तो कर रही है, ITI कर रही है, 12th के बाद हम ITI करेंगे। कहाँ से की ITI? हमारे राजस्थान दौसा जिले से। तो ITI के बाद भी नौकरी नहीं मिली? बिल्कुल नहीं, उसके बाद ही आया ITI करके फिर यहाँ। ट्राई किया था कभी? ट्राई तो किया है वैसे करने को तो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं यहीं आ गया, अब यही काम करने लग गए। मतलब पूछ सकता हूँ कितना कमा लेते हो? कमाई वमाई? अब कमाई का तो सर क्या है, हो जाए तो 500-700 रुपये, हो भी जाए, नहीं हो तो नहीं हो। अब सुबह से ऐसे ही बैठे हैं, क्या करें। सुबह कितने बजे आए हो? सुबह आते हैं 8-9 बजे आते हैं। और अभी ये बज गया करीब 2 के आसपास? हाँ, 2 के आसपास। कलरा मीणा जी, कितने साल से कुली का काम कर रहे हो? मुझे यहाँ 25 साल हो गई काम करते हुए। 25 साल हो गए। मुझे बताया गया कि आप इन लोगों के लीडर हैं। जी हाँ, जी हाँ। कालूराम जी, लेकिन ये बताइए 25 साल में कुली के जीवन में कोई बदलाव आया है? वहीं वही जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज है। अब बल्कि यहाँ पे जो काम है, काम जो पहले काम था तो थोड़ा अपने परिवार को पालन पोषण के लिए जो अच्छा गुजारा हो जाता था, अब तो बिल्कुल ये जो एस्केलेटर वगैरह, लिफ्ट वगैरह जो चली हुई है, इससे तो कुलियों का बिल्कुल काम चला गया। तो कुलियों के लिए अपना जीवन यापन करना ही बड़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन कालू भाई, एक बात बताओ, जो बुढ़ा है, जो बुजुर्ग है, जो बीमार है, जो विकलांग है, उसके लिए तो अच्छा है ना। वो सीढ़ी चढ़ के नहीं चढ़ पाता था, दिक्कत होती थी। अब एस्केलेटर लग गया तो अच्छे से चला जाता है। तो बुजुर्ग के लिए, विकलांग के लिए तो था, ये अच्छी बात है। मतलब रेलवे में जो डेवलपमेंट हो रहा है तो पैसेंजर के लिए है। अब हमारे कुली है, उनको तो मतलब जो बुजुर्ग को तो काम ही कहाँ मिलेगा। जब यंग कोई काम नहीं मिल रहा तो बुजुर्ग को कहाँ से काम मिलेगा। मैंने 2-3 कुलियों से बात की, कोई ITI से पास किया हुआ है, कोई ग्रेजुएट किया हुआ है, और कोई तो मतलब एक कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ के आया कुली का काम करने। सर, यहाँ पे जो पहले कुली थे ना वो कुछ कम पढ़े लिखे थे। अब जो यंग पीढ़ी आ रही है ना वो सब ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, पढ़े। कोई 12th से तो नीचे है ही नहीं है। किसी के पास IIT BA भी कर रखी है, ITI वगैरह भी कर रखी है। ऐसा नहीं है कि अब आज हमारे कुलियों में 90% लोग ग्रेजुएशन लोग हैं सारे। 90% कुली ग्रेजुएट हैं? जी। जितने भी पढ़े लिखे लोग, गांव में पढ़ाई होती है, गांव में नौकरी के लिए जितने भी तैयारी की जाती है, 12th पास होना, BA करना, अब किसी कारणवश उनकी नौकरी वहाँ नहीं लग पाती है,
राजस्थान सरकार में या केंद्र सरकार में, तो वो आदमी फिर हार के क्या करता है, अपना जीवन गुजारने के लिए क्या करता है कि कुली का काम बचता है, इसको कर लें भैया जिससे कि हमारा गुजारा हो जाए। लेकिन अब कुली का काम करने के लिए भी यहाँ आदमी आता है तो वो भी हालत ये हो गई है कि वो उसके खाने के लाले पड़ रहे हैं, वो कुछ नहीं प्रोग्रेस कर रहा अपना जीवन में। जितना एक सरकारी कर्मचारी रेलवे का 4th क्लास का जितनी अपना गुजारा चलाता है, परिवार चलाता है, वैसा परिवार एक कुली कभी नहीं चला सकता। ये क्लियर है, नई दिल्ली स्टेशन से ये कहानी है। तो ऑल इंडिया के जो रेलवे स्टेशन है उनकी हालत तो बदतर हुई पड़ी है। बच्चों का भविष्य के बारे में तो बाद में, पहले हमारा ही पूरा परिवार ही नहीं चल पा रहा। इतनी ये मेहनत कर रहे हैं ना, हम 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी में हम 500 रुपये भी अगर कमा लेते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि हमारा परिवार चलेगा। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार आपको क्या हेल्प कर सकती है? आज हम वही चाहते हैं जो गवर्नमेंट ने पहले 2008 में जो नौकरी दी थी, वो नौकरी आज हमें उन बच्चों, हमको ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि हमारा परिवार चल सके, उससे हमारा परिवार का पालन पोषण कर सके, बच्चों का भविष्य सुधार सके। इस काम से हमारा बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता। कुली का काम है, इज्जत का काम है। ये तो इसमें तो इज्जत ही क्या है, इसमें तो इज्जत को तो इज्जत के तरीके से देखा जाए तो इसमें तो इज्जत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो जो काम फील तो होता है ऐसा, मतलब हमारी इज्जत, दूसरों की नज़र में तो हमारी इज्जत तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो समझते हैं वो तो ये समझते हैं चलो बेचारा मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ठीक है, काम कोई गलत नहीं होता, कोई भी काम करे तो। लेकिन इसमें हमारा जीवन यापन करने में बहुत परेशानियां आ रही हैं। हमसे ये अब संभव नहीं है जो हम अपना घर चला सकें। लेकिन ये बताओ, इससे पेट पल जा रहा है? इससे सर पेट नहीं पल रहा है, इससे यही है हमारा खर्चा भी नहीं चल रहा है, हम बेरोजगार मानो। अब हमारा क्या है कि ये मानो कि 2 टाइम का खाना खा रहे हैं इससे। तो ऐसे जीवन कैसे चलेगा? अब क्या करें सर, टाइम तो गुजारना ही पड़ रहा है, टाइम तो निकालेंगे, क्या करें। घर पे क्या है, खेती वेती है? घर पे कोई नाम मात्र के लिए खेती है, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है। हम और परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 5 सदस्य हैं सर। और कमाने वाले? कमाने वाला मैं ही हूँ अकेला। ये जो आप लोग ट्रेन आती है तो लपक के चढ़ते हो, ट्रेन रुकने का इंतजार क्यों नहीं करते? सर अब देखो इसमें क्या है, जो पहले चढ़ जाएगा उसको ही सब मजदूरी मिलेगी। तो आप लोगों को डर नहीं लगता कहीं गिर गिर गए, चोट लग गई? सर एक बात बता, जब खाने के लिए ही नहीं होगा तो जब वैसे भूखे मरने के बजाय तो हाली कुछ लटक के मरेंगे तो वो अच्छा है ना। रेलवे के बारे में क्या कहोगे? 16 सालों में रेलवे कितना बदल गया? अब देखो सर, एक कुली नहीं बदला, नहीं सारी रेलवे का सब डेवलपमेंट हो गया। एस्केलेटर लग गए, लिफ्ट लग गई, बैटरी गाड़ी चालू होगी। कुली एक कुली, वही कुली शब्द पे ही सीमित है। चाचा क्या नाम हुआ? मेरा नाम बसंत लाल जी। चाचा कितने साल से आप कुली का काम कर रहे हैं? 30 साल हो गए यहाँ दिल्ली। 30 साल हो गए? 30 साल कार्य। यानी आपने मोदी जी को भी देख लिया, मनमोहन सिंह जी को देख लिया और अटल बिहारी वाजपेयी को भी देख लिया? उनके भी टाइम पे थे हमने। कितने सारे रेल मंत्री देख लिया आपने? ममता बनर्जी देख ली, लालू देख लिए, नीतीश कुमार देख लिए, आपने इसके पहले सुरेश प्रभु देख लिए। हाँ वो भी देख लिए, दिनेश त्रिवेदी देख लिए, देखा। मतलब कितने। और अभी जो है हमारे अश्विनी वैष्णव, उनको भी देख रहे हैं। अच्छा बताओ, सबसे अच्छा मतलब रेल मंत्री कौन रहा? अच्छा रेल मंत्री लालू प्रसाद और पासवान जी रहे। रामविलास पासवान और लालू जी। क्यों? उन्होंने हमारे लिए सब कुछ दिया है। क्या दिया आपको? उन्होंने जो दिया है आज तक किसी रेल मंत्री ने नहीं दिया। उन्होंने हमको पास दिया, उन्होंने हमको रेलवे की नौकरी का दर्जा दिया, सब कुछ दिया उन्होंने। तो आपके पास नौकरी का दर्जा है? पहले था, जो नए बंदे थे उन्होंने किया है, हम बुजुर्ग आदमी हमने नहीं किया। अच्छा, तो चाचा आपकी एज 50 साल हो गई? 50 से ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा है? 55। तो ये तो मेहनत का काम है, इसमें तो ताकत लगती है। करना पड़ता है। जब घर में बाल बच्चे करने लायक नहीं होते, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो उनके लिए करना पड़ता है। क्या है घर में, कोई दिक्कत है? घर में खेती बाड़ी कुछ नहीं है हमारे पास, इसी के ऊपर आश्रित है हमारे बाल बच्चे, इसी से पलते हैं। बाल बच्चे तो बड़े होंगे आपके? अब हाँ बड़े हैं, कोई 25 साल का है, कोई 28 साल का है। तो वो कमा रहे हैं? कुछ नहीं कमा रहे, अभी पढ़ते लिखते ही। चाचा तो ये दुनिया आगे बढ़ रही है और कुली वही खड़ा है। कुली वहीं खड़ा है, बिल्कुल आप कह रहे हो जो बिल्कुल राइट कह रहे हो। कुली उसी जगह पे खड़ा हुआ है। हर देश का हर नागरिक आगे बढ़ रहा है जबकि कुली पीछे उतर रहा है। उसका कारण है। क्या कारण है? उसका कारण यह है कि रेलवे हर चीज़ की सुविधा देती है, लेकिन सहायक को कुली को कोई सुविधा नहीं दे रही। रेलवे ने ट्राली लगा दी, पहिए चालू कर दिए, प्राइवेट टैक्सियाँ ये चल रही हैं, क्या नाम से, बैटरी गाड़ी और एक्सीलेटर चल रहे हैं। अब कुली के लिए काम कहाँ है, किससे काम करेगी? तो
भाई सब लोग एक्सीलेटर को बोल रहे हैं, तो ये तो दुनिया में हो रहा है चाचा। हो रहा है, लेकिन कुली के लिए भी तो कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए ना। कुली का काम कहाँ है? कुली का काम घटता जा रहा है। क्या डेवलपमेंट होना चाहिए कुली के लिए, यही समझ रहा चाहता हूँ मैं। कुली के लिए सुविधा होनी चाहिए हर चीज़ की। या तो इनको चतुर्थ श्रेणी में दर्जा दिया जाना चाहिए था, या फिर इनको रेलवे के द्वारा स्टेशन पे कुली की नौकरी दी जानी चाहिए थी। कुछ भी तो देते इसमें। अब हमारा ये पेट गुजारा नहीं होता है, ये काम नहीं। अब जरा कुलियों की पसंद की बात करते हैं। कुलियों को लगता है कौन सा नेता जो सबसे अच्छा है देश में? क्या नाम है आपका? सुकेश। सुकेश भाई बताओ, हमने देखो कुलियों की बात कर ली, उनकी दिक्कतों की बात कर ली, उनको क्या चाहिए उसकी बात कर ली। अब जरा कुली देश दुनिया पे क्या सोचता है ये भी तो बात करें। सर कुली के लिए जो वर्क करेगा वही अच्छा नेता है हमारे लिए। कौन कर रहा है? जो हमारे लिए सुनेगा। अभी तो मोदी जी है ना। कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे अभी पास है, हमारा पास चल रहा है कंटिन्यू, अभी वो काटा नहीं है। मेडिकल है। मेडिकल मिलता है? हाँ दे रखा है। अच्छा, मेडिकल में क्या अस्पताल में इलाज की सुविधा है? हाँ सरकारी अस्पतालों में? सरकारी अस्पतालों में, जो रेलवे वाले में। अच्छा, और तो ये चल रहा है, जो देख लो आपके सामने, काम है नहीं। एक्सीलेटर लगा दिए गए हैं, नए नए जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं स्टेशनों पर। वही तो मोदी जी लगा रहे हैं। और मोदी जी लगा रहे हैं, तो सर क्या करें अब? उसके लिए अब वहाँ पे बताओ, आपके जरिए बात पहुँच जाए। क्या नाम है भाई? समीर खान। समीर खान। समीर भाई, आपके लिए कौन सा नेता देश में बढ़िया है इस वक्त? हमारे लिए तो श्री नरेंद्र मोदी जी ठीक हैं। इस टाइम जो चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री है देश के, उससे बढ़िया नेता इस टाइम है भी नहीं कोई तो देश के लिए कुछ कर सकता है। और कुलियों के लिए संसद में बात चल रही है और मोदी जी कुछ ना कुछ करके जाएंगे हमारे लिए। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, कुली, चोट लग गई थी जिसमें उनको। तो अमिताभ बच्चन इतने बड़े कलाकार, उन्होंने आपका रोल किया। गोविंदा ने कुली का रोल किया, कई सारे हीरोज ने कुली का रोल किया, लेकिन कुली हीरो है कि नहीं है? वो कुली बन के करोड़ों कमा गए, कुली अब उसी प्लेटफॉर्म पर रह गए। उनके जाके देखो बगले आप, हम वहीं रह गए वो उसी प्लेटफॉर्म पर। वो कुली बन के क्या हो गए? बन के करोड़पति बन गए वो। चलो ठीक है, आप आए हो, हकीकत बता रहे हो, लेकिन इनकी ओरिजिनलिटी जाके देखोगे ना तो आपको रोना आ जाएगा सर। बुरी हालत में है। मैं इस बात से बिल्कुल दो राय नहीं रखता। सरकारी बिल्कुल है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गिर रही है छत, गिर रही है मत देखो राजस्थान में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुआ ये। अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, अगर एडमिशन करा देगा तो फीस कहाँ से देगा? ये हालत है, बहुत ख़राब है। सही बात है, और इसीलिए ग्राउंड पर आए हम, ताकि हम आपकी असलियत जान सकें और आपके ज़रिए आपकी असलियत हमारे दर्शक जान सकें, सरकार तक आपकी बात पहुंच सके। शुक्रिया आपका हमसे बात। धन्यवाद। शुक्रिया।